शुरू करते हैं। अभी टाइम हम वेस्ट नहीं करते हैं और बाद में मैं एडिटिंग करके इसे ठीक करके फिर से अपलोड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो हमारे फ्रेंड्स लाइव हैं उन सबको हेलो और ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम अपना सेशन शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द एक्यू ट्रेडर्स में। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर रहेगा कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है और इसमें जो भी डाटा आपको शो किया जाएगा वो एजुकेशनल पर्पस के लिए होगा। आप इस बात को समझिएगा, सीखिएगा और आगे अपनी पोजीशन ट्रेड कीजिएगा। तो दोस्तों हमारा टॉपिक जो आज का हमने सेलेक्ट किया था वो है इक्विटी डेरिवेटिव्स और करेंसी डेरिवेटिव्स में क्या अंतर है। तो इक्विटी डेरिवेटिव्स और करेंसी डेरिवेटिव्स में दोस्तों उम्मीद करता हूं मेरी प्रेजेंटेशन आपको नजर आ रही होगी। तो दोस्तों ये प्रेजेंटेशन मैंने बनाई है कंपैरिजन आपको दिखाने के लिए। दोस्तों हम इक्विटी डेरिवेटिव्स जैसे कि हम निफ्टी, बैंक निफ्टी या स्टॉक्स के डेरिवेटिव्स ट्रेड करते हैं, फ्यूचर्स ट्रेड करते हैं, ऑप्शंस ट्रेड करते हैं। और दोस्तों हम करेंसी में भी डेरिवेटिव्स ट्रेड करते हैं और करेंसी में भी सेम तरीके से हम फ्यूचर्स और ऑप्शंस को ट्रेड करते हैं। लेकिन लेकिन उसके साथ साथ काफी हमारे दोस्तों को करेंसी डेरिवेटिव्स के पॉइंट से काफी कंफ्यूजन रहता है और काफी परेशानी रहती है कि हम किस स्ट्राइक को चूज करें, हम किस तरह से ट्रेडिंग करें, उसका क्या लॉट साइज है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं अब कुछ पॉइंट्स जो मैंने लिखे हैं कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सिमिलैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो मैं आपको बताना चाहूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले इक्विटी डेरिवेटिव्स जो है इंडेक्स और इंडेक्स जैसे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, जैसे कि अभी नया इंडेक्स ऐड किया है फिन निफ्टी, और स्टॉक्स जो कि 140 स्टॉक्स हमारे एफ&ओ में ट्रेड होते हैं। तो टोटल 143 इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो इक्विटी डेरिवेटिव्स में ट्रेड किए जाते हैं। इसी तरह दोस्तों करेंसी डेरिवेटिव्स में हमारे देश में करेंसी के 4 पेयर ट्रेड किए जाते हैं, जैसा कि यूएसडी आईएनआर, जीबीपी आईएनआर, यूरो आईएनआर और जेपीवाई आईएनआर। तो दोस्तों जैसा कि करेंसी में ट्रेडिंग की जाती है तो करेंसी में हमेशा यूएसडी आईएनआर जैसे कि हम ट्रेड करते हैं तो इसमें दो देशों के सिंबल्स, दो देशों के करेंसी सिंबल्स हम ट्रेड कर रहे हैं। यूएसडी का मतलब डॉलर, आईएनआर का मतलब इंडियन रुपीज। तो हम दो देश की इकोनॉमी को साइमल्टेनियसली ट्रेड कर रहे हैं, इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं। तो दोस्तों इसमें जो पहला पार्ट होता है यूएसडी, यानी जो पहला पार्ट है वो लीडिंग होता है। लीडिंग का मतलब कि उसकी वैल्यू निकाली जाती है आईएनआर के पॉइंट में। जैसे कि हम बोलते हैं यूएसडी आईएनआर अभी 73 पर चल रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर एक यूएसडी आईएनआर की वैल्यू निकाली जाए तो वो आईएनआर में, इंडियन रुपीज में एक यूएसडी की वैल्यू 73 रुपीज आएगी। तो इसलिए इस करेंसी पेयर में जो भी आप इंटरनेशनली भी सुने तो आपको यह समझना होगा कि जो पहला सिंबल होता है यूएसडी या जीबीपी, दोस्तों वो लीडिंग होता है, वो हेड होता है, और जो दूसरा पेयर होता है उसको उसकी वैल्यू निकाली जाती है पहले पेयर के अकॉर्डिंग। तो अब आप समझ गए होंगे कि यूएसडी आईएनआर की जो वैल्यू होगी उसमें इंडियन रुपीज में वैल्यू होगी एक यूएसडी की, 1 यूएसडी इज इक्वल टू 73 रुपीज। इसी तरह दोस्तों कंपैरिजन यदि हम करें इक्विटी डेरिवेटिव और करेंसी डेरिवेटिव का, तो लेफ्ट साइड में मैंने इक्विटी डेरिवेटिव्स के पॉइंट लिखे हैं, राइट साइड में करेंसी डेरिवेटिव के पॉइंट लिखे हैं। तो इक्विटी डेरिवेटिव में दोस्तों, इक्विटी डेरिवेटिव में टिक साइज, जो हम सबसे छोटा जो पॉइंट होता है, जो सबसे छोटा ट्रेडेबल पॉइंट होता है, साइज होता है, वो 0.05 का होता है। तो जैसे आप निफ्टी में एक लॉट लेते हैं तो वो 0.05 मिनिमम से ही मूवमेंट करता है इंडेक्स इक्विटी डेरिवेटिव में, चाहे वो स्टॉक हो चाहे वो इंडेक्स हो। इसी तरह दोस्तों यहां जो टिक साइज होता है करेंसी में वो 0.0025 होता है। 0025 का मतलब है कि ये 4 डेसिमल तक इसका टिक साइज बोला जाता है, इसे पिप भी बोलते हैं। इंटरनेशनली करेंसी की भाषा में इसे पिप, PIP, पिप भी बोला जाता है। तो ये जो आपका है ये 4 डिजिट में होता है। और 1 रुपया, जब अगर आप 1 रुपए की बात करो तो 1.4 टाइम्स 0, 1.0000 को 1 रुपया बोला जाएगा। यानी कि ये जो टिक साइज है, ये जो पिप है, ये 1 रुपए का चौथा हिस्सा है। तो आपको ये बात समझ आ गई कि करेंसी डेरिवेटिव में जो टिक साइज होता है वो 1 रुपए का चौथा हिस्सा, एक पैसे का चौथा हिस्सा होता है। मैंने यहां थोड़ा सा आपको गलत बता दिया, आई एम सॉरी।
कि जो टिक साइज होता है वो 1 पैसे का चौथा हिस्सा होता है, 1 रुपए का चौथा हिस्सा नहीं होता, 1 पैसे का चौथा हिस्सा होता है। तो 1 पैसा इसमें क्या होगा, 0.0100, तो 0.0100 का चौथा हिस्सा 0.0025 है। इसी तरह दोस्तों जो स्पॉट होता है निफ्टी में, जो भी अंडरलाइंग जो भी इंस्ट्रूमेंट हम इक्विटी डेरिवेटिव्स में ट्रेड करेगा, तो दोस्तों यूएसडी आईएनआर में हमें वोलाटाइल मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे। इसलिए आपने देखा होगा अक्सर जो एनालिसिस किया जाता है वो दोनों करेंसीज का मिला के किया जाता है। इसके बाद दोस्तों यदि हम ट्रेड की बात करें, हम क्या ट्रेड कर सकते हैं, तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इक्विटी डेरिवेटिव्स में हम इंडेक्स के स्पॉट को ट्रेड नहीं कर सकते, स्टॉक्स के स्पॉट वैल्यू को यानी स्टॉक की वैल्यू को जरूर कैश में ट्रेड किया जा सकता है। इसी तरह दोस्तों यहां भी करेंसी डेरिवेटिव में भी स्पॉट्स को ट्रेड नहीं किया जा सकता, एक्सचेंज पर स्पॉट्स को ट्रेड नहीं किया जा सकता, एनएससी पर स्पॉट को आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो आप इसमें भी केवल डेरिवेटिव ट्रेड कर सकते हैं जो कि फ्यूचर्स और ऑप्शन होते हैं। दोस्तों इक्विटी डेरिवेटिव्स को जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो सेबी है, जो कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, जो इसके रूल्स और रेगुलेशंस इक्विटी डेरिवेटिव्स में मेंटेन करती है। और क्योंकि दोस्तों जो करेंसी पेयर है वो फॉरेक्स का पार्ट होता है, तो इसका जो रेगुलेशन है, जो भी इसके रेगुलेशंस होते हैं वो आरबीआई मैनेज करता है, आरबीआई देखता है करेंसी डेरिवेटिव के लिए। इसके बाद दोस्तों जो इक्विटी डेरिवेटिव्स में जो भी एक लॉट होता है, एक लॉट और एक पॉइंट का मूवमेंट, 1 पॉइंट का मूवमेंट एक लॉट का निफ्टी का जैसा कि 75 रुपए होता है, इसी तरह यहां यूएसडी आईएनआर में यदि 1 पैसा, 1p का मतलब 1 पैसा, यदि 1 पैसा एक लॉट 1 पैसे की मूवमेंट आएगी तो वो 10 रुपए के बराबर होगी यूएसडी आईएनआर में, या किसी भी पेयर में जीबीपी आप कोई भी पेयर लीजिए उसमें 1 लॉट 1 पैसा 10 रुपए के बराबर होगी। तो इससे आपको समझ आया, यदि आपने एक लॉट लिया यूएसडी आईएनआर में और उसने 10 पैसा मूवमेंट किया, आपको 10 पैसे का प्रॉफिट दिया, तो आपके 100 रुपए बन जाते हैं। इसी तरह दोस्तों जो ट्रेडिंग आवर्स हैं उसमें इक्विटी डेरिवेटिव्स में वोलाटिलिटी को कर्व करने के लिए, रोकने के लिए कुछ प्री मार्केट और पोस्ट मार्केट आवर्स दिए हुए हैं। जैसा कि 9 से 9:15 हम जानते हैं प्री मार्केट आवर्स होते हैं, जिसमें 9:07 या 8 मिनट तक ऑर्डर्स लिए जाते हैं, फिर उन ऑर्डर्स को सेटल करके 9:15 से 15:30 तक रेगुलर ट्रेडिंग आवर्स हमारे किए जाते हैं। उसके बाद पोस्ट मार्केट सेशन भी किया जाता है। लेकिन दोस्तों यूएसडी आईएनआर या करेंसी डेरिवेटिव्स में या करेंसी ट्रेडिंग में पूरे 8 घंटे की ट्रेडिंग होती है, 9 से 17 की ट्रेडिंग होती है, और वो पूरा रेगुलर ट्रेडिंग आवर्स होते हैं, और इसमें कोई भी प्री मार्केट और पोस्ट मार्केट आवर्स नहीं होते। हालांकि यूएस करेंसी ट्रेडिंग, करेंसीज जो हैं वर्ल्ड वाइड ट्रेड करती हैं, जैसे आपने यूरो यूएसडी देखा होगा या दूसरे पेयर्स देखे होंगे, तो वो वर्ल्ड वाइड ट्रेड करते हैं और उनका इंपैक्ट हमारे पेयर्स में, जो आईएनआर के पेयर्स हैं उनमें आता है, तो इसलिए हमें गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग्स देखने को मिलती हैं। लेकिन दोस्तों ट्रेडिंग की बात की जाए तो हम केवल 9 से 17 ही, एज एन इंडियन सिटीजन हम केवल 9 से 17 ही ट्रेड कर सकते हैं, जैसा कि अभी हमें अलाउ किया गया है। इसके बाद दोस्तों ट्रेडिंग जो ऑप्शंस, जैसे आप ऑप्शंस ट्रेड करते हैं, तो निफ्टी में, बैंक निफ्टी में जो उसके स्प्रेड होते हैं ऑप्शंस के, वो 50, निफ्टी का, बैंक निफ्टी का 100, दूसरे पेयर्स का सबका अलग अलग होता है। निफ्टी में या स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों फिन निफ्टी अभी जो इंडेक्स जो अभी इंट्रोड्यूस किया गया था, उसमें फ्यूचर्स जो है कॉन्जिक्यूटिव 7 हम ट्रेड कर सकते हैं मंथली के अलावा, वीकली उसमें फ्यूचर्स ट्रेडिंग का ऑप्शन डाला गया है। इसी तरह दोस्तों ऑप्शंस की बात की जाए तो हम कॉन्जिक्यूटिव वीकली ऑप्शंस ट्रेड कर सकते हैं, मंथली ऑप्शंस ट्रेड कर सकते हैं, और करेंसी डेरिवेटिव में भी कुछ इसी तरीके से हम फ्यूचर्स में दोस्तों 12 महीने की ट्रेडिंग साइकिल ट्रेड कर सकते हैं। जैसा कि अभी जनवरी 2021 का कॉन्ट्रैक्ट एंड हुआ है, तो जनवरी 2022 का कॉन्ट्रैक्ट भी आपको ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हो गया होगा, आज से ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हो गया होगा। तो दोस्तों इसी तरह ऑप्शंस में
इसमें ऑप्शंस में 11 ऑप्शंस वीकली हम ट्रेड कर सकते हैं। हालांकि जो वीकली में जो नेक्स्ट वीक का ऑप्शन होता है वही एक्टिव ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल होता है, और दोस्तों हम उसी में ट्रेडिंग कर पाते हैं, और मंथली में भी हम ट्रेडिंग कर पाते हैं ऑप्शंस में। इसके बाद दोस्तों एक्सपायरी डे की बात की जाए तो एक्सपायरी डे की बात की जाए, एक्सपायरी डे की बात की जाए तो जैसा कि आप जानते हैं इक्विटी तो बहुत लोग ट्रेड करते हैं वीकली। थर्सडे को तो बेटिंग होती है, बिल्कुल थर्सडे को वीकली में जीरो हीरो के ट्रेड्स लिए जाते हैं। तो दोस्तों थर्सडे जो है वो एक्सपायरी डे होता है इक्विटी डेरिवेटिव्स के लिए, आइदर या तो वो वीकली हो या मंथली हो, और इसमें थर्सडे ही रखा गया है। चाहे मंथली एक्सपायरी हो तो मंथ का जो लास्ट थर्सडे होगा उसे मान लिया जाएगा कि वो एक्सपायरी डे होगा। और सेटलमेंट भी दोस्तों 15:30 पर जो वैल्यू होती है, जो लास्ट ट्रेडेड वैल्यू होती है, उसी के अकॉर्डिंग आप सेटलमेंट मान सकते हैं इक्विटी डेरिवेटिव में। तो ये बहुत आसान तरीका हो जाता है। लेकिन दोस्तों करेंसी डेरिवेटिव में हमारे काफी दोस्त कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसके लिए एक बार आप प्रोसीजर सही से समझ लीजिएगा कि जो इसमें एक्सपायरी होती है करेंसी डेरिवेटिव्स में, जो एक्सपायरी होती है वीकली एक्सपायरी हर फ्राइडे को 12:30 बजे होती है। यानी 12:30 बजे के बाद 12:31 पर भी आपको वो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड के लिए नहीं मिलेगा, इवन 1 सेकंड ऊपर भी आपको कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड के लिए नहीं मिलेगा। और दोस्तों जो मंथली एक्सपायरी होती है वो लास्ट 2 वर्किंग डे पहले होती है। जैसे कि अभी जनवरी में 27 जनवरी को एक्सपायरी हुई, क्योंकि 28 और 29 जनवरी वर्किंग डे थे, और 30 और 31 जनवरी जो है वो हॉलीडे है, सैटरडे संडे हॉलीडे है। तो दोस्तों 29 और 28 छोड़ के 27 को मंथली एक्सपायरी हुई, लेकिन 29 जैसा कि आज दिन है वीकली का, तो आपको यहां आज वीकली एक्सपायर हुआ था ऑप्शन 12:30 बजे। तो इससे आप ये समझ पाए कि करेंसी में आपको 2 दिन के अंतराल में 2 एक्सपायरी मिल जाती हैं। मंथ के एंड के आसपास आपको 2-3 दिन के अंतराल में भी 2 एक्सपायरीज ट्रेड करने को मिल जाती हैं। तो एक मंथली होती है, रेफरेंस रेट बनाता है। अमूमन कहा जाता है कि 11:30 से 12:30 बजे की ट्रेडिंग के बीच में किसी भी वैल्यू की एवरेज को 15 मिनट या आधे घंटे की वैल्यू जो ट्रेडिंग की होती है उसकी एवरेज को एक आरबीआई का रेफरेंस रेट बना दिया जाता है, जो कि 1:30 के लगभग आपको पब्लिश किया जाता है, आरबीआई रेफरेंस रेट पब्लिश किया जाता है। तो दोस्तों इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि 12:30 बजे कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया तो आप ये नहीं मान सकते कि आरबीआई का रेफरेंस रेट आपकी कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर से काफी ऊपर नीचे होगा, या 12:30 से 1:30 बजे की ट्रेडिंग के बीच में जो ट्रेडिंग होगी उसकी वजह से आरबीआई का रेफरेंस रेट बनेगा। दोस्तों आरबीआई का रेफरेंस रेट 11:30 से 12:30 बजे के बीच की ट्रेडिंग का कोई वैल्यू एवरेज में लिया जाता है, लेकिन उससे पब्लिश 1:30 पे किया जाता है। तो आप इस चीज को भी समझिएगा। अब दोस्तों चार्जेस के बारे में कंपेयर कर लेते हैं और जान लेते हैं कि इसमें जो चार्जेस लगाए जाते हैं उसमें हमें क्या कंपैरिजन देखने को मिलता है, क्या सिमिलरिटीज देखने को मिलती है। दोस्तों सबसे पहली बात कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो है वो इक्विटी डेरिवेटिव्स में लगाया जाता है, जो कि इंडियन इक्विटीज में जो लगता है। इसी तरह जो फॉरेक्स की जो ट्रेडिंग है जैसा कि करेंसी है, उनमें दोस्तों सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को एसटीटी को एग्जेम्प्ट किया गया है, वो टैक्स इसमें नहीं लगता। इसके अलावा दोस्तों जो मार्जिन होता है, अब आपको ये बात बिल्कुल खास तरीके से समझनी होगी कि आप करेंसी में कितना एक्सपोजर ले सकते हैं, कितना आप ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए करंट जैसा कि आप जानते हैं कि इक्विटी डेरिवेटिव्स में जो स्पैन और एक्सपोजर मार्जिन जो भी आप पोजीशन लेते हैं फ्यूचर शॉर्ट की या ऑप्शन शॉर्ट की, क्योंकि ऑप्शन लॉन्ग करने में, ऑप्शन को बाय करने में कोई भी मार्जिन नहीं लगता, आपको केवल प्रीमियम का वैल्यू पे करना पड़ता है। तो ऑप्शन सेलिंग में या फ्यूचर की कोई पोजीशन लेने में स्पैन और एक्सपोजर मार्जिन लगता है, जो कि इक्विटी डेरिवेटिव्स में दोस्तों 15 से 20% तक इंडेक्स के लिए जा सकता है, और स्टॉक्स में दोस्तों 25 से 30% तक भी चला जाता है। और इसी मार्जिन को वोलेटिलिटी के अकॉर्डिंग
सेबी मैनेज भी करता रहता है, कम या ज्यादा कर देता है। इसी तरह दोस्तों जो करेंसी डेरिवेटिव में जो मार्जिन लगता है वो केवल केवल 2 से 4% के बीच में ही लगता है। अब आप देखेंगे कि मार्जिन में इतना बड़ा अंतर कैसे है और इस मार्जिन को लगने का मतलब क्या है, वो मैं आपको अगली स्लाइड में बताता हूं। जैसा कि आप इक्विटी डेरिवेटिव में समझिए कि इक्विटी डेरिवेटिव में निफ्टी मान लीजिए 14,000 पर अभी ट्रेड कर रही है फॉर एग्जांपल, और उसका लॉट साइज जो है वो 75 का है। तो दोस्तों उसके अकॉर्डिंग वी गेट 10.5 लाख। हमें 14,000 इंटू 75 को मल्टीप्लाई करने पर 10.5 लाख मिलता है। इसका मतलब यह हुआ कि यदि आपको मान लीजिए 73 था, इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस 73 था, तो दोस्तों आप यदि यूएसडी आईएनआर में दोस्तों जो लॉट साइज होता है वो प्राइमरी पेयर का जो प्राइमरी सेक्शन है, जैसा कि यूएसडी है, यूएसडी आईएनआर में उसका 1000 टाइम्स होता है, जेपीवाई में 10,000 है, यूएसडी में, जीबीपी में और यूरो में 1000 है। तो यूएसडी, इसका मतलब ये हुआ एक लॉट यूएसडी आईएनआर का ट्रेड कर रहे हैं तो आप $1000 को ट्रेड कर रहे हैं एक ही टाइम में। तो $1000 को आप ट्रेड कर रहे हैं और आपकी अभी जो वैल्यू चल रही है वो 73 चल रही है। तो 73 चल रही है, मतलब कि लॉट की जो वैल्यू हुई, जैसा कि हमने निफ्टी में 10.5 लाख वैल्यू कैलकुलेट की थी, वो यूएसडी में 73,000 आती है। 73 इंटू 1000 तो वो 73,000 आती है। इसका मतलब एक्सचेंज को आपसे एक लॉट ट्रेड करवाने के लिए 73,000 रुपीज लेने चाहिए, लेकिन एक्सचेंज आपसे यूएसडी आईएनआर का आज की डेट में जो मैंने मार्जिन कैलकुलेट किया था वो 1800 के लगभग आपसे वैल्यू चार्ज कर रहा है, जो कि 2.4% ऑफ मार्जिन है, या आप 2000 भी मानेंगे तो वो 3% के आसपास, 2.7% के आसपास आता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप ये समझिए कि केवल 2,000 रुपए देकर आप एक लॉट, यानी आप 2,000 रुपए देकर आप 73,000 की ट्रेडिंग कर पा रहे हैं। जैसा कि आप निफ्टी में 1.6 लाख रुपीस देकर आप 10.5 लाख की ट्रेडिंग कर पा रहे थे, इसी तरह यूएसडी आईएनआर में केवल 2,000 रुपए देकर आप 75,000 की ट्रेडिंग कर पा रहे हैं। तो दोस्तों नीचे लिखा है कि यूरो में जो मार्जिन है वो मैंने कैलकुलेट किया था वो 3,000 है, जीबीपी में 4,000 है, जेपीवाई में 2,200 रुपए के लगभग मार्जिन एक फ्यूचर लॉट का लग रहा है। ये सिमिलर ऑप्शन सेलिंग का मार्जिन भी इतना ही लगभग लगता है। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि आप 1.6 लाख में यदि यूएसडी आईएनआर की ट्रेडिंग करते, जैसा कि 2,000 रुपए में आप एक लॉट ट्रेड कर पा रहे हैं फ्यूचर्स का, यूएसडी आईएनआर पेयर का, तो आप 1.6 लाख यदि आपके पास कैपिटल होती तो आप दोस्तों 80 लॉट ट्रेड कर सकते हैं। अब 80 लॉट ट्रेड कर सकते हैं यूएसडी आईएनआर के 1.6 लाख में। तो ये बहुत बहुत ज्यादा बड़ी लेवरेज है जो कि एक्सचेंज की तरफ से दी जाती है। इसलिए दोस्तों आपने सुना होगा या आपने किसी से समझा होगा या सुना भी होगा कि यूएसडी आईएनआर जो है या जो करेंसी ट्रेडिंग है वो हाई लेवरेज्ड है। तो वो दोस्तों वो लेवरेज क्यों है वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। जैसा कि आपको अपनी कैपिटल पे 1% अर्न करना है, 1.6 लाख आपने लगाए निफ्टी में, यदि आपको 1% अर्न करना है तो आपको 22 पॉइंट का मूवमेंट अपने फेवर में चाहिएगा। इसी तरह दोस्तों ये आपको करेंसी में यदि 1% अर्न करना है 2,000 रुपए लगाकर, और मैंने आपको बताया था कि एक लॉट 1 पैसे की मूवमेंट दोस्तों 10 रुपए होती है, तो आपको केवल 2,000 रुपए लगाकर 20 रुपए अर्न करने हैं, तो आपको 2 पैसे की मूवमेंट अपने फेवर में चाहिए। तो ये कितना इजी लगता है, आप 80 लॉट ट्रेड करते हैं तो आपने 1 पैसे को 800 रुपए बना दिया। 80 लॉट ट्रेड करने की वजह से आपने 1 पैसे को 800 रुपए बना दिया, और आपका जो मिनिमम टिक है वो 200 रुपए का हो गया। आपका जो पिप है वो 1 पैसे का 4th पार्ट होता है तो 200 रुपए हो गया। इसका मतलब कि जब भी यूएसडी आईएनआर में एक पिप मूवमेंट होगा तो आपके 200 रुपए ऊपर नीचे होंगे। तो दोस्तों आप इस तरीके से भी इसे समझ सकते हैं। आपने 2 पैसे अर्न कर लिए तो आपने 1600 अर्न कर लिए, जो कि 1% ऑफ योर 1.6 लाख हो जाएगा।
तो दोस्तों इसलिए आपको यूएसडी आईएनआर में या करेंसी पेयर्स में जो भी पोजीशन लेनी हो वो अपना रिस्क मैनेजमेंट देख के लेनी चाहिए कि आप कितने पैसे का अपनी ट्रेडिंग में लॉस देख सकते हैं, उस हिसाब से आप अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों इसी तरह जो लो कैपिटल ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा, जैसे कि 1 लाख से कम किसी का ट्रेडिंग अकाउंट है, 2 लाख से कम ट्रेडिंग अकाउंट है, तो आप यूएसडी आईएनआर में अच्छा मूवमेंट वीकली में होता है, आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं। जैसा कि लिक्विडिटी के बारे में लिखा है कि जो ऑप्शंस इसके इक्विटी डेरिवेटिव्स में दोस्तों जो इंडेक्स के ऑप्शंस होते हैं उनमें तो आपको अच्छी लिक्विडिटी मिल भी जाती है, फार ओटीएम में भी आपको अच्छा मूवमेंट और लिक्विडिटी मिल जाता है। आपको बिड आस्क देखना होता है लिक्विडिटी देखने के लिए, पोजीशन लेने के लिए। इसी तरह दोस्तों यूएसडी आईएनआर के बारे में या करेंसी पेयर्स जो कि हम भी ट्रेड करते हैं उसके बारे में मैं बता देता हूं कि जो यूएसडी आईएनआर के वीकली ऑप्शंस होते हैं उसमें 25 पैसा यानी एक स्ट्राइक या 2 स्ट्राइक आसपास ही आपको अच्छी लिक्विडिटी मिलती है। आपको कोई बड़ी पोजीशन लेनी है तो आप बिड आस्क और मार्केट डेप्थ को जरूर देखिए और उसके बाद लीजिए। हालांकि दोस्तों मंथली में आपको अभी 1 से 1.5 रुपए दूर में भी अच्छी लिक्विडिटी मिल जाती है। जीबीपी आईएनआर के भी दोस्तों ऑप्शंस ट्रेड होते हैं, उसमें भी कुछ वैल्यू आती है जो कि आपको एक अच्छा सुटेबल बिड आस्क में प्री मंथली मिड ऑफ मंथ के बाद आपको पोजीशन मिल जाएगी। आप देख सकते हैं उसमें भी आपको चांस मिल सकता है। अब दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि व्हेन टू बाय कॉल एंड पुट बिफोर एक्सपायरी एज इट गेट्स जीरो। तो दोस्तों आप कॉल और पुट कब बाय कर सकते हैं? जब आप मोमेंटम ट्रेडिंग करते हैं। दोस्तों बायर्स के लिए मोमेंटम ट्रेडिंग और मोमेंटम वीडियोस देखना ही बहुत जरूरी है। यदि आपका व्यू ऐसा है कि ये आपकी स्ट्राइक से आईटीएम बन जाएगी, ये ऑप्शन आपका इन द मनी हो जाएगा, तब आप उस पोजीशन को लीजिए। अदरवाइज दोस्तों बाइंग जो साइड होती है वो प्रीमियम डीके के लिए ही ज्यादातर जो मार्केट मूव करता है वो बायर्स के प्रीमियम डीके करने की तरफ ही ज्यादातर मूव करता है। तो दोस्तों मेरी प्रेजेंटेशन एंड हो गई है, उम्मीद करता हूं आपको इसमें कुछ समझ आया होगा और मैंने जो पॉइंट्स लिखे थे वो मैंने आपको बता दिए। और यदि आपको कोई बात ना समझ आई हो तो आप हमें सोशल मीडिया जो हमारे चैनल्स हैं आप हमें मेल कर सकते हैं theactutrader@gmail.com। आप हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर @accutrader। हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों वेरी थैंकफुल आपने ज्वाइन किया विद इन अ शॉर्ट टाइम। और इसका थंबनेल गलत हो गया था, उसे भी हम अगली बार ध्यान रखेंगे, बिल्कुल ठीक करेंगे।